तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखिए, सबसे पहले हम लोग को स्ट्रेस समझना है। तो स्ट्रेस क्या होता है? तो जैसे हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में कि प्रेशर क्या होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जब भी एक यूनिट एरिया में हम लोग का जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। अब जैसे इसको कैसे समझते हैं, मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स हमारा लग रहा है कितना एरिया में, मान लीजिए इसको मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, यही हमारा क्या होता था, प्रेशर होता था। तो इसको कैसे निकालते थे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारा कितना है 5 और एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम इसको काटते हैं तो 1 5 2 जा कितना आ गया 1/2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको और छोटा करें तो 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हमारा लग रहा है 0.5 न्यूटन। तो यही हमारा क्या हुआ, प्रेशर हुआ। तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह था कि इकाई में, यानी यूनिट एरिया मतलब इकाई में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, या 1 mm स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्रेशर बोलते थे। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह है, प्रेशर के ही जैसा। स्ट्रेस में सिर्फ यही हो जाता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है वो हमारा इलास्टिक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस भी एक तरह का ही प्रेशर जैसा ही हमारा स्ट्रेस है। तो इसमें भी एक फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा इलास्टिक मटेरियल का, इलास्टिक मटेरियल वो होता है जिसको अगर हम फोर्स लगा करके डिफॉर्म करें, चेंज करें उसका शेप, साइड, कन्फिगरेशन, तो वो ओरिजिनल शेप में री अगेन कर लेता है, तुरंत वापस आ जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा चलेगा कहाँ पे, सिर्फ इलास्टिक मटेरियल के लिए। अब देखिए स्ट्रेस को समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है हमारा। तो देखिए जैसे हम लोग क्या बोलते थे ना, जैसे कि इलास्टिक मटेरियल में, अगर ये इलास्टिक मटेरियल है, हम लोग इसमें फोर्स लगाते थे तो क्या होता था, इसका शेप चेंज हो जाता था। मान लीजिए ये थोड़ा छोटा हो गया तो क्या होता था, इसमें भी एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता था, और जिसकी वजह से क्या होता था, ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता था, पुनः प्राप्त कर लेता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलास्टिक मटेरियल बोलते थे। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए तो ये थोड़ा दबा, कॉम्प्रेस हुआ, अब फिर जब ये छोड़ दिए तो क्या हुआ कि एक एक यूनिट एरिया में, यानी ये स्ट्रेस लग रहा है, तो पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं स्ट्रेस। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या फोर्स है हमारा, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये क्या है मेरा, डिफॉर्मिंग फोर्स है, और ये हमारा क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो जो कि देखिए जितना हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उतना ही क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स उसके इक्वल होता है। तभी तो ये जैसे ही छोड़ते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है। तो अब डिफॉर्मिंग फोर्स भी देखिए एक यूनिट एरिया में कितना लगा रहे, सपोज कीजिए एक इंड को हम फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिए, तो इतना फोर्स हमारा किस में लग रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि 5 न्यूटन का है, तो ये एरिया में काम करता है, कितना एरिया में लग रहा है, ठीक है। तो जैसे इसका एरिया मान लेते हैं, एरिया सपोज कीजिए इसका भी एरिया हम लोग 10 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं।
अब रीस्टोरिंग फोर्स का भी जैसे इसमें जो है सो वही कॉन्सेप्ट है कि डिफॉर्मिंग फोर्स हमारा क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कितना यूनिट एरिया में लगा, देखिए स्ट्रेस के लिए हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब डिफॉर्मिंग फोर्स कितना लग रहा है, तो 5 न्यूटन लग रहा है, और कितना एरिया में लग रहा है, मान लीजिए हम 10 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया मान लिए, 5 गुना 10 तो वही आ गया 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इतना 1 मीटर स्क्वायर में 0.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो वही हमारा क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ। अब इसी के जगह में हम बोले ना कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है, इसलिए इसके जगह में हम लोग स्ट्रेस में हम लोग यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स भी लिखते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया, ये स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यही है कि एक यूनिट एरिया में लगने वाले जो बल होते हैं, यानी इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले जो बल होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। चूंकि स्ट्रेस जो होता है रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा जो एक्ट करेगा एक एक यूनिट एरिया में, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेस बोलेंगे। अब बात करते हैं इसका यूनिट का। तो यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट में क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट अगर भी इसका बात करते हैं तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स का न्यूटन होता है, और एरिया का हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होता है, इसमें हम लोग फोर्स का यूनिट इसमें डाइन लेते हैं, और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, वो डाइन नहीं जो घर में जो चुड़ैल वगैरह जो होती है वो डाइन नहीं, यहाँ डाइन एक यूनिट है ना, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हुआ, इसका एक यूनिट हो गया। अब बात करते हैं इसका अगर डायमेंशन फार्मूला की, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए डायमेंशन फार्मूला भी मेरा यहीं से निकलेगा। इसका डायमेंशन अगर भी हम लोग लेना चाहें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स में हम लोग का क्या होता है, जैसे फोर्स में क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और आपका एरिया है तो ये स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन है, इसके लिए थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। अब मास का होता है, मास का मतलब कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का होता है LT - 2, और एरिया का क्या होता है L स्क्वायर, तो ये तो कट गया, तो फाइनली आ जाएगा M1 L - 1 और T - 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कुछ जो है स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है। याद रखना है कि स्ट्रेस तभी होगा जब हमारा इलास्टिक मटेरियल होगा, तभी स्ट्रेस होगा, और जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो दोबारा वो भी अपना शेप को रीगेन करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है एक एक यूनिट एरिया में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि, इसलिए भी बोल सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया। तो ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब स्ट्रेन का। देखो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ही फोर्स हम लगाएंगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फोर्स जब लगाते हैं तो उसके डायमेंशंस में चेंजेस आता है। चेंजेस भी 3 तरीके से होगा, या तो उसका लेंथ इंक्रीज करेगा, या तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, या तो शेप चेंज कर जाएगा। तो देखिए डायमेंशन में क्या होता है ना, थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग किसी पे फोर्स लगाएंगे, सपोज कीजिए एक तार है, इस तार को हम लोग लोड दे रहे हैं इस तरह से, तो ये तार थोड़ा सा हल्का सा मान लीजिए अपने ओरिजिनल लेंथ से हल्का चेंजेस हो जाएगा, अगर ये इलास्टिक मटेरियल है तो मैंने पहले भी बोला था कि ये इलास्टिक मटेरियल में ही वर्क करता है, ठीक है। ये जो भी इलास्टिक मटेरियल होगा उसी में काम करेगा, बाकी किसी में काम नहीं करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रॉब्लम। तो अब बात करते हैं, देखिए स्ट्रेन के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है ना कि एक रेशियो है जो चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन,
कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन। क्या लिखेंगे, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखिए यहां पे हम लोग इसको समझते हैं कि चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये तार आपका जो है ना, सो मान लो कि 10 मीटर लंबा है और हम लोगों ने फोर्स लगाया, इसको खींचा नीचे, तो ये 2 मीटर क्या हुआ, बढ़ गया, 2 मीटर बढ़ गया। तो 1 मीटर के अनुसार कितना बढ़ा, देखिए 10 मीटर में 2 मीटर बढ़ा है, तो 1 मीटर के अनुसार कितना बढ़ा, वही स्ट्रेन है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इन 10 मीटर इंक्रीज, मान लेते हैं इसको लेट कर रहे हैं, अभी मान लेते हैं कि इन 10 मीटर इंक्रीज लेंथ, हमारा 2 मीटर का इंक्रीज हो रहा है, तो 1 मीटर में कितना इंक्रीज करेगा, 2/10 करेगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसको काट देंगे तो 0.5 आ जाएगा मीटर, यानी 1 मीटर में 0.5 मीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यही हमारा क्या हुआ, स्ट्रेन हुआ। पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से, पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन के हिसाब से कितना आपका चेंजेस हुआ। अगर कोई मान लीजिए कि हमारा सपोज कीजिए कि अगर दी क्यूब में के शेप में है, वॉल्यूम हम अगर दी उसका बदलाव कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए ये हमारा एक क्यूब है और क्यूब में क्या हो रहा है, सपोज कीजिए इसको कॉम्प्रेस किए, तो क्या हुआ, थोड़ा सा ये डिक्रीज हो गया। तो जो शुरू में डायमेंशन था, मान लेते हैं इसका 30 मीटर क्यूब था, और दबाव किए, थोड़ा दबाएं तो क्या हुआ, 10 मीटर क्यूब हमारा जो है सो इसका डायमेंशन कम हो गया। तो उस तरह से हम लोग देखेंगे तो मान लेते हैं कि इन 30 मीटर क्यूब में कितना इन आपका, नहीं ये ठीक था, 30 मीटर क्यूब में कितना आपका डिक्रीज हो रहा है, तो कितना हुआ, मान लेते हैं कि 10 मीटर क्यूब का डिक्रीमेंट हुआ, तो 1 मीटर क्यूब में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है आपका, 10/30 यानी काट देंगे तो 1/3 मीटर क्यूब, यानी हर 1 मीटर क्यूब के हिसाब से 1/3 वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है। 1/3 यानी 0.33 पर मीटर क्यूब कम हो रहा है। 1 मीटर में 0.33 मीटर क्यूब का डायमेंशन का चेंजेस हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो यही स्ट्रेन है। तो फाइनली हम लोग स्ट्रेन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि इसीलिए स्ट्रेन के बारे में हम लोग लिखते हैं कि स्ट्रेन के लिए लिखते हैं चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पे लिख देंगे क्या, ओरिजिनल डायमेंशन। अब देखिए यहां पे क्या है ना कि इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो भी डायमेंशन का होगा सेम डायमेंशन होगा। अगर मान लीजिए लेंथ के हिसाब से ले रहे थे, यहाँ भी मीटर लिखेंगे, यहाँ भी मीटर लिखेंगे, तो मीटर हमारा कट जाएगा। मान लीजिए यहाँ मीटर लिख देते हैं, यहाँ भी मीटर लिख देते हैं, तो ये कट जाएगा। अगर यहाँ हम लोग मीटर क्यूब लिखते हैं, यहाँ भी मीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, तो ये भी कट जाएगा। तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं आ रहा है, तो इट हैज नो यूनिट। अब यूनिट नहीं आ रहा है, वहीं पर इसका किसी तरह का हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी यूनिट बन ही नहीं रहा था। जब यूनिट नहीं बन रहा है, अगर ये लेंथ कट जा रहा है ना, तो डायमेंशन भी नहीं आ रहा है। तो इसका डायमेंशन अगर लिखना भी चाहें तो हम लोग इसका डायमेंशन इस तरह लिख के दिखा सकते हैं कि लेंथ भी 0 है, इसका मास भी 0 है, और टाइम भी हम लोग का 0 है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख के दिखा सकते हैं। फाइनली हम लोग इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेन जो होता है, इट इज अ प्योर नंबर। एक तरह से एक प्योर नंबर है, एक संख्या है, और इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यही है कि डायमेंशन कितना एक यूनिट पर चेंज किया, जब लोग फोर्स लगाते हैं तो कितना 1 यूनिट में कितना चेंज किया, पर यूनिट कितना उसका लेंथ इंक्रीमेंट हुआ, एक मीटर में कितना लेंथ इंक्रीमेंट हुआ, 1 मीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब कम हुआ या ज़्यादा हुआ, या इसी तरह का हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट देते हैं स्ट्रेन के केस में। तो ये रहा स्टूडेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे जो इसका सिलेबस है वो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप
मेरे चैनल में बने रहें।